नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 22 दिसंबर 2021 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और हमारा आज का कोट है, अगर आपका प्लान 1 साल का है तो राइस उगाइए, अगर आपका प्लान 10 साल का है तो पेड़ उगाइए, और अगर आपका प्लान 100 साल का है, एक जनरेशन का है, कई जनरेशंस का है, तो बच्चों को पढ़ाइए, उनको एडुकेट कीजिए। ये कहा था कन्फ्यूशियस ने कई साल पहले, और ये आज भी ये चीज उतनी ही रेलेवेंट हो जाती है। तो इसी के साथ हम देखेंगे आज का हमारा न्यूज़पेपर। आज का हमारा न्यूज़पेपर है, पहली न्यूज जो कई दिनों से न्यूज में चल रही है वो है हाउस पैनल रिव्यू बिल ऑन रेजिंग मैरिज एज ऑफ वुमेन। मैरिज एज ऑफ वुमेन को रेज करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। जब भी बिल इंट्रोड्यूस होता है फ्रेंड्स, तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। या तो इस बिल को पास कर दिया जाता है बिना हाउस पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास भेजे ही, सीधा का सीधा हाउस में ओपन डिस्कशन होता है और मोशंस के तहत और रेजोल्यूशंस के तहत बिल को पास कर दिया जाता है। तो हमारा 3 बिल जो पेश हुए थे उसमें से एक इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल था। इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल को बिना किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजे हुए पास कर दिया गया सीधा ही। जबकि जो मैरिज एज रेज करने का बिल था उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया और हाउस के रिव्यू पैनल पे डाला गया, और इस वजह से इस बिल पे अभी हो रहा है रिव्यू। तो बेसिकली रिव्यू में क्या हो रहा है? रिव्यू में ये है कि हाउस के कई सारे मेंबर्स इस चीज पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि मैरिज एज ऑफ वुमेन रेज करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी टोटल फर्टिलिटी रेट को अचीव कर चुका है, ऑलरेडी TFR 2.1 हो चुका है, मैरिज एज ऑलरेडी डिक्लाइन होती जा रही है। और जो पुराना बिल था, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCA 2006, इस बिल को याद रखिएगा, PCA 2006 बिल आया था, एक्ट आया था। इस एक्ट के अंदर 18 वर्ष से कम की शादी इलीगल मानी गई थी, और उससे पहले भी ये क्लॉज था, लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स कहती हैं कि 22% ऑफ जो मैरिजेस होती है वो 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। मतलब बिल का बनाना और एक्ट का बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इम्प्लीमेंटेशन आएगा अवेयरनेस से, ये आएगा अवेयरनेस से। तो इसके लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये कहना है हमारे हाउस के मेंबर्स का, हमारे हाउस पैनल के मेंबर्स का। इस बिल से या इस एक्ट से बहुत सारे और बिल्स भी चेंज होंगे। और एक जो मेजर एक और रीजन आ रहा है, एक और इश्यू जो रेज किया जा रहा है, वो है कि जो आपके पर्सनल लॉज हैं, जो अलग अलग पर्सनल लॉज अलग अलग मैरिज एज और अलग अलग चीजें डिफाइन करते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और ये डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इट इज लीडिंग अस टुवर्ड्स UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिना नाम दिए UCC की तरफ आगे बढ़ता हुआ एक बिल है ये। UCC किस आर्टिकल में दिया हुआ है? हमारे आर्टिकल 44 ऑफ DPSP यूपीसी के लिए, UCC के लिए बोलता है। UCC इज अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बोलता है हमारा आर्टिकल 44, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो जब भी आप किसी खबर को देखते हैं फ्रेंड्स, तो आपको इसी तरह से उसका एनालिसिस करना होता है, उसकी विवेचना करनी होती है, उसके सारी लूप्स को लेके साथ लेके चलना होता है। अगला बिल हम देखेंगे, राज्यसभा पासेस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल अमड अपोजिशन प्रोटेस्ट। क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म बिल लोकसभा से पास हो गया था, तो अब वो राज्यसभा से भी पास हो गया है। ऑपोजिशन का क्या कहना है? ये बहुत सारे वोटर्स को डिफ्रेंचाइज करेगी, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। इसको हम आगे के एडिटोरियल में देखेंगे, आगे एडिटोरियल में भी इसकी विवेचना की गई है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं आज के हमारे 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो हमने सीरीज चालू करी है। उस सीरीज के अंतर्गत हम रोज डेली के क्वेश्चंस देखा करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। ये क्वेश्चन आया था UPSC 2020 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन को पूछने का? इंडिगो कल्टीवेशन की हमने 1 साल 2 साल पहले सालगिरह मनाई थी। ये पार्ट था कंटेम्प्ररी अफेयर्स का। अगर किसी ने अखबार अच्छे से पढ़ा है तो उसने देखा होगा इंडिगो कल्टीवेशन वाला एक इश्यू पूरा हिंदू में आया था, उसको कवर किया गया था। तो इंडिगो कल्टीवेशन न्यूज में चल रहा था। तो अच्छा, क्यों डिक्लाइन हुआ? एक्चुअली स्टोरी फ्रेंड्स ऐसी है, 1900 अर्ली 1900s में क्यों डिक्लाइन हो गया इंडिगो कल्टीवेशन? तो जर्मनी में एक खोज हुई। जर्मनी में खोज क्या हुई?
आर्टिफिशियल कलर का आइडेंटिफिकेशन हुआ जर्मनी के अंदर 1880s 1890s के अंदर। क्यों हुआ? क्योंकि जो लॉन्ग ड्रोन वॉर्स चली थी और उन लॉन्ग ड्रोन वॉर्स की वजह से कहीं ना कहीं सप्लाईज डिस्टरप्ट हुई थी, तो जर्मन्स ने अपना खुद का एक कलर तैयार किया। तो इसलिए ये चीज अनप्रॉफिटेबल रह गई इन्वेंशन में। अगर आपको ये चीज पता है तो आप लिख सकते हैं, वरना आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आर्टिकल इसलिए भी आया था कि किस तरह से पहले यूपी बिहार के पूरे खेत फसलें इंडिगो में रंगी रहती थी, उसके बाद वो दूसरी साइड में चली गई। सबसे मेजर क्रॉपिंग सबसे पहले इसी चीज की हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगेन ये भी एक 2020 का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में क्यों स्टैब्लिश किया? उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला था ऐसा करने को, ओरिएंटल लर्निंग को बढ़ाना चाहता था वो, या फिर सीधा आते हैं वो ट्रेन करना चाहता था ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया? डेफिनेटली ये सही आंसर है और ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि आपको आना ही चाहिए था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम चलेंगे बैक टू आवर न्यूज़पेपर। एक जो न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है 2-3 दिनों से, वो है किलिंग फॉर सैक्रिलेज बिड्स एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। क्या बोलती है ये चीज? सैक्रिलेज क्या होता है? सैक्रिलेज को हिंदी में अगर देखा जाए तो उसको कहते हैं बेअदबी। बेअदबी, बेअदबी किसकी तरफ? बेअदबी, बेअदबी गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के साथ बाद में 10वें गुरु के बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को ही उन्होंने परमानेंट गुरु डिक्लेयर किया। तो जब आप किसी चीज को परमानेंट गुरु डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको एक लिविंग एंटिटी मान लिया गया। कोर्ट ने भी यहां तक की उसको एज अ लिविंग एंटिटी, लिविंग एंटिटी माना। तो जब किसी चीज को आपने लिविंग एंटिटी मान लिया तो उसके अगेंस्ट रिलीजियस भावनाएं जिस चीज के साथ जुड़ी हुई है, तो सेक्शन 295 प्लेस में आ जाता है आईपीसी का। ये सेक्शन 295 क्या बोलता है आईपीसी का, कि आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो आप सेक्शन 295 में 3 साल के लिए पनिशेबल है, 3 इयर्स के लिए पनिशेबल है। इस तरह की बेअदबी हुई, लेकिन इस सेक्शन को इम्पोज किए बिना ही लिंचिंग्स हुई, और उन लिंचिंग्स की वजह से सैक्रिलेज का इश्यू न्यूज में आया। एक फ्रेंड्स हमारा आज का एक जो डिस्कशन है वो हम इस पे हल्का सा देख लेते हैं कि स्पेशल पैकेज दिया गया आंध्र प्रदेश को इन ल्यू ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो बेसिकली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये लोग मांग रहे थे, बहुत सारे देश मांगते हैं। किस बेसिस पे मांगते हैं? कि हम टेरिटोरियल बाउंड्रीज या फिर हम बाउंड्रीज शेयर करते हैं फॉरेन नेशंस के साथ, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है, या फिर हम बैकवर्ड हैं और इस वजह से हमें सब लोगों के समकक्ष आने के लिए एक अलग से स्टेटस चाहिए। तो ये स्टेटस किस किस को मिला हुआ है फ्रेंड्स? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को और हिमालयन स्टेट्स को। यहाँ पे कुछ टैक्सेशन सोप्स रहते हैं, उसके अलावा कुछ स्पेशल पैकेजेस दिए जाते हैं। तो क्या अब ये उतना ही रेलेवेंट है? इसको हम देखेंगे। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस SCS जनरली आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में दिया जाता था, और इसके अंदर जनरली 90:10 का रेशियो फॉलो किया जाता था। लेकिन विवेचना ये है कि अगर आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स बची ही नहीं या फिर काफी कम हो गई है, तो फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का क्या मतलब है? तो इसलिए आजकल स्टेट्स बात करते हैं कि हमें स्पेशल पैकेज दे दिया जाए, कुछ अच्छा खासा पैकेज दे दिया जाए जिसके बदले में हम डेवलप हो पाए। आंध्र प्रदेश क्या बोल रहा है? आंध्र प्रदेश ये बोल रहा है कि हमें डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है, हम अभी अभी अलग हुए हैं, इसलिए हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। आज के फ्रेंड्स जो दो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पहला तो वही है थिंकिंग बिफोर लिंकिंग। आधार रोल्स को जिस तरह से इलेक्टोरल रोल्स से लिंक किया गया है, ऑन द फेस बिल का ऑब्जेक्टिव ये बताया गया है कि ये प्योरीफाई करेगा रोल्स को और वीड आउट करेगा बोगस वोटर्स को। ये अच्छा दिख रहा है,
लेकिन और इसके साथ एक और अच्छा प्रोविजन क्या है कि 4 क्वालिफाइंग डेट्स डाली गई ताकि 18 साल से ऊपर होने वाले लोग साल में 4 बार एलिजिबल हो पाए। पहले सिर्फ एक ही बार 1 जनवरी को एलिजिबल हो पाते थे, अब 4 अलग अलग कट ऑफ डेट डाल दी कि इनसे पहले कोई हो रहा है तो वो इलेक्टोरल रोल में शामिल हो सकता है। अगला क्या है, possible disenfranchisement of legitimate voters unwilling or unable to submit Aadhaar details, the possible violation of privacy, possibility that demographic details may be misused for promoting of voters। ये सारे ऑब्जेक्शंस दिए आपके ऑपोजिशन ने। ऑपोजिशन का कहना था कि लेजिटिमेट वोटर्स का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है, उनको बाहर निकाला जा सकता है लिस्ट से, और क्योंकि आधार आप सिर्फ तभी मांग सकते हैं जब आपको बहुत ज्यादा नीड हो और आपका प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट क्लियर हो रहा हो। जैसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है, क्या बोलता है वो, कि आपका प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि जो नीड है वो आपकी इसकी प्राइवेसी की रिस्क को जस्टिफाई करती हो, और जनरली ये सोशल सेक्टर के लिए ही एलिजिबल माना गया, इसलिए सोशल स्कीम्स के लिए ही जनरली इसको यूज किया जाता था। लेकिन अभी क्योंकि चीजों को काफी ज्यादा चेंज किया गया है, तो गवर्नमेंट ने इस बिल को इलेक्टोरल रोल से लिंक करने की बात भी करती है। और दूसरी चीज, अपोजिशन कहता है कि इससे डेमोग्राफिक डिटेल्स जो हैं उनको यूज करके वोटर्स की प्रोफाइलिंग की जा सकती है और उस बेसिस पे वोटर्स को नज किया जा सकता है। और सबसे बड़ा इश्यू जो है फ्रेंड्स, जो शुरुआत से उठाया जा रहा है, वो ये है कि आधार एक रेजिडेंसी का प्रूफ है। रेजिडेंसी क्या होती है, बहुत सारे लोग पूछेंगे। रेजिडेंसी होती है भाई आप कहीं से भी आए, आप 6 महीने इस देश में रह लिए, 6 महीने किसी भी जगह पर रह लिए, 6 मंथ्स, तो आप रेजिडेंट हो गए, रेजिडेंट हो गए आप इस जगह के। और जब आप रेजिडेंट हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिटीजन भी हो गए। वोटर आइडेंटिटी कार्ड सिर्फ सिटीजन्स के लिए वैलिड है, आधार रेजिडेंट्स के लिए वैलिड है। आप रेजिडेंसी को सिटीजनशिप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये कहा आपके बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने, और इसलिए उन्होंने कहा कि इस बिल को आपको रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन हाल फिलहाल में ये बिल क्लियर करा जा चुका है, ये बिल पास करा जा चुका है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखेंगे चेंजिंग द आइकोनोग्राफी ऑफ पावर। ये पूरा का पूरा आर्टिकल सिर्फ इस चीज पे बेस्ड है कि किस तरह से मॉन्यूमेंट्स और स्टैच्यूज बनाए जा रहे हैं, और मॉन्यूमेंट्स और स्टैच्यूज बनाए जाने की जगह इंडिया में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जगहों पे काम किया जा सकता है। सो इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल आर्टिकल, और ये हमारे काम का उतना नहीं है। नेक्स्ट हम आएंगे हाउ द कोड ऑन वेजेस लीगलाइज बॉन्डेड लेबर। तो कोड ऑन वेजेस जो है, पहले ये देखते हैं कि कोड ऑन वेजेस एक्चुअली में है क्या और वो किस तरह से काम करता है। तो कोड ऑन वेजेस बिल 2019 के अंदर आया था। क्योंकि पहले बहुत सारा लेबर कोड बिखरा पड़ा था, तो इसने करीबन 15-20 बिल्स को, एक 15-20 जो रूल्स थे, बायलॉज वगैरह थे, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके कोड बनाया, और उसका वेजेस का बिल आया और वो पास हुआ। ये क्या कहता था कि गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज बनाएगी, एक मिनिमम फिक्स फ्लोर वेज देगी, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब भी मिनिमम वेज डिसाइड करेगी तो वो मिनिमम वेज हमेशा उससे ज्यादा होगी, वो फ्लोर वेज से ज्यादा होगी। सेंटर या स्टेट कोई भी अगर मिनिमम वेज डिसाइड करता है तो आपको मिनिमम वेज नोटिफाई करनी होगी, हर 5 साल में नोटिफाई करनी होगी। मैक्सिमम 5 साल तक खींच सकते हैं आप मिनिमम वेज को, और अलग अलग तरह के लोगों के वर्कर्स के लिए, स्किल वर्कर्स के लिए, डिफिकल्टी ऑफ वर्क के लिए आप अलग अलग तरह की वेजेस बनाएंगे, मिनिमम वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस कैसे होगा, बिल विल इंश्योर कि हर पर्सन को 7th ऑफ एवरी मंथ तक सैलरी मिले, और उसको डिजिटल मोड से नोटिफाई किया जाए कि हाँ आपको सैलरी रिसीव हो गई है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अब इश्यू क्या आया है इतने साल बाद, इस 2 सालों बाद इश्यू क्या आया है, इश्यू ये आया है कि हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ये बोल रहे हैं कि इसमें एक क्लॉज है, वो क्लॉज है सब रूल 2 पार्ट 6
वो बोलता है कि आप एडवांसेस दे सकते हो आपके वर्कर्स को, और जो आपने एडवांसेस दिए उसके आप डिडक्शंस कर सकते हो उसकी सैलरी से, और उसके लिए आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसमें ये नहीं बताया पहली चीज तो कि आप कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, इट्स ऑन whims एंड फैंसीज ऑफ गिवर। तो कहीं ना कहीं ये एक मनी लेंडिंग सिस्टम को बढ़ावा देता है, और जो ये बिल बोलता है कि एक तरह से डेट बॉन्डेज को बढ़ावा देता है। डेट बॉन्डेज इस चीज से बढ़ेगा, बेकारी बढ़ेगी, और बेकारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर मना है। किस आर्टिकल के अंदर मना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, क्योंकि इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये आर्टिकल बोलता है कि इस तरह की क्योंकि चीज हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं स्टेट के इंटरवेंशन की जरूरत है। स्टेट कैसे इंटरवीन कर सकता है कि पहली चीज तो इस बिल को चेंज करें, इसको हटाए, ठीक है। और दूसरी चीज जो डीपनिंग इनइक्वालिटीज आ रही हैं, जो इनइक्वालिटीज आ रही हैं उसको खत्म करने के लिए उस चीज को फिनिश ऑफ करे, क्योंकि ये एग्जाम्पल देता है कि किस तरह से अंबेडकर जी ने कहा था दैट वन वोट वन मैन वन वोट को ट्रांसलेट होना पड़ेगा वन मैन वन वैल्यू के अंतर्गत। वन मैन वन वोट शुड ट्रांसलेट टू वन मैन वन वैल्यू। जब ये चीज हो जाएगी तो इस तरह के इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्कर्स भी अपने आप आ जाएगी। लेकिन जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिंक इन नहीं कर पाती तब तक हमें सोशल जस्टिस पे ध्यान देना होगा, और पॉलिटिकल जस्टिस को साथ में रखते हुए सोशल जस्टिस की नीड को आगे बढ़ाना होगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे फ्रेंड्स, गैब्रियल बॉरिक्स एसिड टेस्ट। तो गैब्रियल बॉरिक कौन है, बस ये वन लाइन में याद रख लीजिए। चाइल्ड के एक अभी न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, 35 इयर्स की है। चाइल्ड एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी पसरी हुई है। उस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना इनके लिए अपने आप में काफी टफ होगा, तो इसीलिए दिया गया है। इट्स इट्स एसिड टेस्ट फॉर इट्स एसिड टेस्ट फॉर गैब्रियल बॉरिक। एक आर्टिकल आया है वो कहता है कि डीपली इनसिक्योर यूनियन टेरिटरी, कौन सी, लद्दाख। क्यों? क्योंकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। कब बनाया गया था? पिछले साल बनाया गया था। और अब वो पहले उसके पास हिल काउंसिल का दर्जा था, अब वो कंप्लीटली एक यूनियन टेरिटरी है। तो अभी आप बताएंगे कि कितनी यूनियन टेरिटरीज इस टाइम इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो पहले क्या था, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने मेंबर चुन के भेजते थे, 6 मेंबर चुन के भेजते थे। अब वो मेंबर जाना बंद हो गए। अब लद्दाख के अंदर कोई भी लॉ नहीं है जो कि लैंड या कोई भी जॉब को प्रोटेक्ट करता हो। रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने के लिए जो पहले स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन था वो अब नहीं है। तो ये सारे वैक्यूम्स आ गए हैं। तो ऑथर बोल रहा है कि ये एक इनसिक्योर यूनियन टेरिटरी बन गया, बट बेसिकली कुछ टाइम लगता है। तो वी शुड वेट एंड वॉच कि किस तरह से यहाँ पे सिस्टम डेवलप होकर आगे प्रोसीड करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखेंगे गवर्नमेंट डिसएग्रीज विद इंडियाज रैंक इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। हाँ, गवर्नमेंट को तो डिसएग्री होना ही है, एक ऐसी चीज है जिसमें गवर्नमेंट डेफिनेटली डिसएग्री करता है। तो कितनी रैंक आई है इंडिया की? 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन पब्लिश करता है? ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका फेमस आंसर है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये इसको पब्लिश करते हैं। और इंडिया किस आधार पे बोलता है कि ये गलत है? वो बोलता है कि इसका सैंपल साइज बहुत कम है। इसमें सैंपल साइज कम होता है तो उसका गलती की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। बहुत कम वेटेज है डेमोक्रेसी के हिसाब से देखा जाए तो। बहुत कम वेटेज है फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी का, ठीक है, जो कि क्वेश्चनेबल है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और क्लियर डेफिनेशन नहीं है इसमें प्रेस फ्रीडम एक्चुअली होती क्या है। कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। बस आपने 5 लोगों से पूछा अच्छा आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे प्रेस फ्री है, उन्होंने बोला नहीं नहीं यहाँ पे प्रेस फ्री नहीं है। तो इट्स मोर ऑफ अ परसेप्शन बेस्ड इंडेक्स। ये बात सही है, बट स्टिल इंडिया में प्रेस के लिए बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं वो काफी टीडियस हैं, और इट्स क्रॉस कल्चर टाइप की एक चीज इमर्ज होती है इंडियन प्रेस के अंदर। श्रृंगला फॉर टॉक्स विद म्यांमार मिलिट्री। म्यांमार मिलिट्री के साथ टॉक्स में श्रृंगला जी कौन है? हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं।
फॉरेन सेक्रेटरी हमारे म्यांमार विजिट पे गए हैं। म्यांमार में क्या हुआ है? म्यांमार में हुआ है कू क्या होता है कि आर्मी ने वहां की सिविलियन गवर्नमेंट को वापस से खत्म करके कू कर लिया है। वहां पे अब वो वापस से सत्ताधारी हो गए हैं और वापस से उनका राज है। उसके बेसिस पे क्या हुआ, यूएन ने कुछ सैंक्शंस और रेजोल्यूशंस पास किए हैं म्यांमार मिलिट्री के अगेंस्ट। इंडिया ने उसमें एब्सटेन किया है। एब्सटेन मतलब ना तो सपोर्ट किया ना ही विद्रोह किया, बैलेंस एक्ट खेला है इंडिया ने। उसके अंदर इंडिया ने उनको सपोर्ट किया है। इंडिया का क्यों ऐसा एब्सटेन करने का एक मेजर रीजन क्या है? इंडिया का 1600 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है और यहाँ पे मेजर इंसर्जेंसी ग्रुप्स बार बार जाके म्यांमार के जंगलों में शरण लेते हैं। याद होगा आपने, हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था म्यांमार में 3 साल पहले। तो इस इंसर्जेंसी को रोकने के लिए और नॉर्थ ईस्ट को स्टेबल करने के लिए इंडिया को म्यांमार की हमेशा जरूरत रहती है। दूसरा कारण क्या है कि चाइना का जो इंटरफेरेंस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया को म्यांमार के साथ रिलेशंस अच्छे करने होंगे और वो वैक्यूम हम आने नहीं दे सकते। तो इंडिया इनडायरेक्टली उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले इंडिया, अभी इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं और उससे पहले भी इंडिया ने डी रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इंडिया ने एब्सटेन कर लिया था। तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसके थ्रू हम हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, चिल्लई कलन पुट्स कश्मीर इन अ डीप फ्रीज। यहाँ पे सिंगल लाइन क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिकली चिल्लई कलन होता क्या है। तो चिल्लई कलन क्या है? चिल्लई कलन अलग अलग जगहों पे, जैसे राजस्थान के अंदर इस चीज को बोलते हैं मावट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब आते हैं तो वहां पे एकदम चिल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं चिल्लई कलन। तो 40 डेज का ये विंटर स्पेल होता है जहां पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। कोल्ड फ्रंट कश्मीर वैली में आ जाता है। ये इंडिया है बेसिकली फ्रेंड्स। अगर आप इस नॉर्दर्न फ्रंट को देखेंगे तो इस नॉर्दर्न फ्रंट पे जो आपका चीजें डेवलप होती है वो इस तरह से 40 डेज में यहाँ पे ये आपका कोल्ड फ्रंट डेवलप हो जाता है, जो कि बहुत ही स्टार्क कोल्ड फ्रंट होता है। रेनफॉल, स्नोफॉल और विंटर ब्रीजेस यहाँ पे एकदम से लेके आ जाता है। और इसके पीछे पीछे आ रहा होता है आपका इंडेक्स डेयर और वार्म फ्रंट। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रंटल मैकेनिज्म्स पे वर्क करते हैं और ये फ्रंट होता है चिल्लई कलन उसी तरह का एक ब्रीज है। और 26 दिसंबर से यहाँ पे आगे की संभावनाएं हैं। तो जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पूछ लिया जाता है, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। चाइना ने यूएस के 4 ऑफिशियल्स की एंट्री रोक दी है, ये एक छोटा सा फिलर है। नेक्स्ट हम आते हैं के रेल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ये क्या है? बेसिकली के रेल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है केरला का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जहां पे वो बना रहे हैं सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। किस किस के बीच में? तिरुवनंतपुरम और कासरगोड। इससे क्या होगा? ट्रेवल टाइम आपका 12 घंटे से कम होकर 4 घंटे रह जाएगा। नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान है भाई कि ये आपका एक पर्टिकुलर कॉरिडोर पे टिका हुआ है, वेस्टर्न घाट्स पे टिका हुआ है। तो वेस्टर्न घाट्स पहले ही फ्रेजाइल है और ये और फ्रेजाइल हो सकता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह बढ़ सकती हैं, चीजें और डीपन हो सकती हैं। और ऑलरेडी केरला एक डेट बॉन्ड के डेट क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है, काफी डेट है केरला स्टेट के ऊपर। तो ये 2 मेजर इश्यूज वहां पे आ रहे हैं। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम विद उड़ान स्कीम। तो फ्रेंड्स, उड़ान स्कीम क्या है पहले ये देख लेते हैं। उड़ान स्कीम 2017 में लॉन्च हुई थी। उड़े देश का आम नागरिक। और ये क्यों लॉन्च हुई थी कि भाई जो आपके कम वायबल टूर्स हैं उनको गवर्नमेंट, जो कम वायबल रूट्स हैं उनको गवर्नमेंट वायबल बनाने की कोशिश करेगी। 3 साल तक वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी, वायबिलिटी गैप वीजीएफ देगी गवर्नमेंट 3 साल तक। और फेयर्स भी फिक्स किया गया था ताकि लोग इसके अंदर जाने में उत्सुक रहे। अगर कोई 1 घंटे की जर्नी है तो वो 2,500 रुपए से ज्यादा आप उसके अंदर किराया नहीं ले पाएंगे। 50% ऑफ सीट्स का तो एक्चुअली यही रेंज रहेगा। तो इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग दी गई थी, लेकिन अब वो फेल होती हुई नजर आ रही है। किसने बोला? ये खुद मंत्री महोदय ने बोला। क्या बोला मंत्री महोदय ने? सो बेसिकली
बोला ये गया था कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होंगे, रिवाइवल किया जाएगा 50 एयरपोर्ट्स का। स्टेटस ये है कि मेजॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स फेल कर गए हैं। फेल क्यों कर गए हैं? 3 रीजन दिए। 3 रीजन क्या थे? पहला रीजन है हमारा लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स बन ही नहीं पाए, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से जो कि नहीं बन पाए। दूसरा, अनेबल टू स्टार्ट फ्लाइट्स ऑन रूट्स अवॉर्डेड टू देम और फाइंडिंग रूट्स द रूट्स डिफिकल्ट टू सस्टेन। तो रूट्स ही अनवायबल थे, 3 साल तक करा भी, जैसे कि फ्लाइट्स चलाई गई कुछ जगहों पे, कडप्पा और हैदराबाद के बीच में 3 साल तक चलाई गई, जब तक वायबिलिटी गैप फंडिंग मिली, फिर ट्रूजेट ने वहां पे फ्लाइट चलाना बंद कर दिया। तीसरा क्या हुआ कि कोविड-19 पैंडेमिक ने स्कीम को बुरी तरह से हिट किया, लोगों की परचेजिंग पावर काफी कम हो गई, लोगों ने फ्लाइट ट्रैवल काफी कम कर दिया और अब जाके वापस रिसर्जेंस होने लगा है। लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीजें हुई हैं। अच्छी चीजें क्या है कि हिली रीजन्स और आइलैंड्स हेलीकॉप्टर और सी प्लेन्स के थ्रू कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन बस अभी भी ये स्कीम ऑन पेपर्स है और इसको अभी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जाना बाकी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे कल 23 दिसंबर का नया न्यूज़पेपर एनालिसिस लेके। थैंक यू।